फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बटन पे क्लिक करना है और हमारा जो टर्बो सी प्लस प्लस है वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम और ये कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैंने लास्ट टाइम शायद कुछ प्रैक्टिकल सेशन में बच्चों को एक्सप्लेन किया था, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। तो क्या चीजें हैं अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले ऊपर यहाँ फाइल बना हुआ, फिर एडिट है, फिर सर्च है, रन है, कंपाइल है, डीबग है, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो, हेल्प, ये सारे सारे हमारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस को हम यूज कर सकते हैं, राइट। ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, हम किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ हर ऑप्शन का जो फर्स्ट लेटर है वो रेड कलर में है, राइट। यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ रेड है, राइट। ये एज इट इज शॉर्ट कीज की तरह काम करते हैं। वेट अ सेकेंड, ये एज ए शॉर्ट कीज की तरह काम करते हैं। शॉर्ट कीज मींस अगर मेरे को फाइल ओपन करनी है तो आई विल प्रेस ऑल्ट प्लस एफ, एडिट करना है ऑल्ट प्लस ई, उसके अंदर अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल न्यू करना है तो मैं एरो की से अप डाउन जाके न्यू पे जा सकता हूँ। तो न्यू तो वैसे फर्स्ट पे ही है, तो आई विल जस्ट प्रेस एंटर। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे न्यू स्क्रीन दिखी मुझे, स्क्रीन में ही चेंजेस आ गई, राइट। तो वहां पे क्या था, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ वापस से। तो एक्चुअली ये जो ग्रे दिख रहा है इसका मतलब कोई वर्क स्पेस पे कोई चीज ओपन नहीं है। तो मेरे को ओपन करनी है तो मेरे को एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने फाइल किया, न्यू किया, तो यहाँ पे मेरी एक न्यू फाइल क्रिएट होगी। अब ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ये फाइल का नाम है। इस फाइल का नाम है नो नेम 01.cpp। और यहाँ पर अब देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक 1 लिखा है और उसके साथ एरो बना हुआ है। ये एरो इज अ काइंड ऑफ मैक्सिमाइज। अब देखो यहाँ पे ब्लू कलर हाफ दिख रहा है और नीचे ग्रे दिख रहा है, तो मैक्सिमाइज करना है तो इस एरो को प्रेस करो, दोबारा प्रेस करूंगा रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा करूंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये बटन क्या है, ये बटन है इसको क्लोज करने के लिए, इसको प्रेस करूंगा ये फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक, लेट सपोज अभी मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। फाइल पे क्लिक किया, सेव एज, इसको नाम दे दिया मैंने abc.c। अब ये क्या है, जो abc क्या है ये है मेरा फाइल का नेम, और डॉट सी क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हम सी के प्रोग्राम में आ रहे हैं तो मैं डॉट सी के साथ सेव करूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो वो कह रहा है एबीसी और डॉट सी नाम की फाइल पहले से बनी हुई है। तो आई सेड इट्स ओके, गो हेड, आई जस्ट प्रेस यस, राइट। तो मैंने यस प्रेस किया तो उसने ओवरराइट कर दी वो फाइल, राइट। आई थिंक यहाँ पे मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको ओके लाइक दिस, ओके नाउ आई थिंक स्क्रीन विल बी विजिबल। तो यहाँ पे मैंने abc.c नाम की फाइल सेव कर दी। अब यहाँ मैंने लिखा चेतन, चेतन लिखा, अपना नाम लिखा मैंने, सेव कर रहा हूँ इसको। अब सेव कर चुका हूँ, नाम दे चुका हूँ, तो उसके बाद सेव करना है तो ये F2 के साथ सेव करेंगे, राइट, ये वाले बटन के साथ। अदरवाइज मैं अगर इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, मैं क्लोज करूंगा तो वो मेरे को पूछेगा कि वार्निंग abc.c नॉट सेव्ड, क्योंकि जो मैंने लिखा है उसके बाद मैंने सेव नहीं किया, तो वो मेरे को वार्निंग दे रहा है कि आप सेव करना चाहते हो या नहीं। यस करूंगा तो सेव करेगा, नो करूंगा तो वो ऐसे ही चल जाएगा। मीन्स नो किया तो वो सेव नहीं हुआ। अब मैं अगर फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, कौन सी फाइल, abc.c को ओपन करता हूँ, तो वो देखोगे आप एम्प्टी फाइल है, जो चेतन लिखा था वो डिलीट हो गया। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया चेतन, और अब फिर से मैं क्लोज कर रहा हूँ, या अब मैं सेव कर रहा हूँ इसे, सेव सेव कर दिया। अब मैं क्लोज करूंगा और दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा तो यू विल सी वहां पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने लिखी थी। तो ये है हमारा छोटा सा कंसेप्ट, फाइल को क्रिएट करना और फाइल को सेव करना। तो अब जनरली ये बेसिक आइडियाज हमने ले लिए हैं। अब मुझे रन करना है तो मेरे को ऑल्ट आर दबाना है और यहाँ पे एंटर करना है। अब कंट्रोल F9 हम प्रेस करके रन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इशू क्या है, अब यूजुअली हम 90% स्टूडेंट्स लैपटॉप पे काम करते हैं। ठीक, तो लैपटॉप पे जब हम कंट्रोल F9 करते हैं तो वो F9 की एज ए F9 नहीं वर्क करती, क्योंकि लैपटॉप्स में F9 की को प्रेस करने के लिए फंक्शन की का यूज साथ में करना पड़ता है। तो कंट्रोल F9 अकेली कमांड वर्क नहीं करती, आपको कंट्रोल फंक्शन F9 करना पड़ेगा तो आपकी ये कमांड रन होगी। उससे अच्छा शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस आर और साथ में ही एंटर प्रेस कर दो, रन हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर आया, क्या एरर आया कि हम प्रोग्राम को रन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं, राइट, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। अब ये इसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये बंद हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे को लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले ये जो मैंने लिखी लाइन, इसका मतलब है कि हमने प्रोग्राम में studio.h, stdio.h, स्टूडियो बोलेंगे तो u आएगा बीच में, यहाँ u नहीं है इसलिए इसे बोलेंगे stdio.h। तो हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। ऐसे ही एक और हेडर फाइल है
इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसका नाम है conio डॉट एच। फुल फॉर्म मैंने बताई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फुल फॉर्म है एसटीडीओ की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio की कंसोल इनपुट आउटपुट। और यहाँ मैंने लिखा वॉइड मेन बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज। अब ये बॉडी वॉइड मेन, ये फंक्शन बनाया मैंने, वॉइड मीन्स ये फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम है मेन, वॉइड का मतलब होता है नल। उसके बाद इसे बोलते हैं करली ब्रेसेस, राइट। ये करली ब्रेसेस होती हैं, इसके नीचे ही डाल रहा हूँ, ये स्क्वायर ब्रेसेस होती हैं। सिंपल है, स्क्वायर ब्रेसेस दबानी है तो इस की को जो कीबोर्ड में बनी हुई है इसको सीधा दबाऊंगा तो स्क्वायर ब्रेसेस आ जाएंगी, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो करली ब्रेसेस आ जाएंगी। अब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये जो एरिया बना है इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। ये मेन फंक्शन का एरिया है, यहां से शुरू होके यहां तक, राइट। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, बॉडी के साथ, ठीक। तो अब इसके अंदर मेरे को प्रोग्राम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर स्क्रीन, नीचे मैंने लिखा गेट ch, और यहां मैंने अभी फिलहाल के लिए लिख दिया printf my name is चेतन, राइट। ओके, इस प्रोग्राम को अब रन करने के ट्राई करते हैं, फिर समझेंगे सारा डिटेल में। इसको मैंने रन किया तो मेरे को आउटपुट में शायद दिखाई दे रहा है माय नेम इज चेतन। कैन यू कंफर्म, आपको आउटपुट में माय नेम इज चेतन ब्लैक स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? ओके, हो सकता है किसी के फोन पे ना दिखाई दे, बिकॉज आउटपुट सपोर्ट नहीं करती कभी कभार जूम पे। तो अभी आपने बताया दिखाई दे रहा है, तो मींस एवरीथिंग इज वर्किंग। अब देखो, अब मेन के अंदर ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं वो वाले फंक्शन यूज कर रहा हूं जो पहले से ही बने हुए हैं। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन। इसका क्या काम है, इसका काम है इसको जब भी हम लिखते हैं ना तो ये क्या कर देता है, उस टाइम स्क्रीन जो है, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है ब्लैक कलर की, उसको क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस क्लियर स्क्रीन को डिलीट कर रहा हूं, नहीं लिख रहा, राइट। अब क्या होगा, अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो जो ब्लैक स्क्रीन थी, आउटपुट वाली स्क्रीन थी, उस पर जो भी होगा उसके आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, माय नेम इज चेतन, राइट। अब उस पे ब्लैक स्क्रीन पे क्या था, ब्लैक स्क्रीन पे हमारी पुरानी आउटपुट थी जो हमने पिछली प्रोग्राम में रन करके चलाई थी, और पीछे हमने प्रोग्राम कौन सा रन किया था, यही रन किया था। तो इस प्रोग्राम में हमें आउटपुट क्या दिखाई देगी, माय नेम इज चेतन 2 बार लिखा आएगा। आप देख सकते हो 2 बार लिखा आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 बार नहीं लिख रहा, वो एक ही बार लिख रहा है, पर हमने क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा, इसलिए वो पुरानी आउटपुट भी हमें दिखा रहा है। अगर अब मैं दोबारा रन करूंगा तो एनीवन हु कैन गेस माय नेम इज चेतन कितनी बार लिखा आएगा, 3 बार। 3 बार, वेरी गुड। 3 बार कैसे पता लगा 3 बार आएगा, ऑब्वियस ही बात है, पुरानी आउटपुट क्या थी, 2 बार लिखा हुआ था, मैं रन कर रहा हूँ, 3 बार हो गया, दोबारा रन करूं 4 बार हो गया। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता प्रोग्राम, इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, सो दैट आउटपुट जो है वो हमें क्लीन, आउटपुट में हमें कोई भी चीज ना दिखाई दे एक्सेप्ट आउटपुट, राइट। आउटपुट बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन हो गया गलती से, तो आपको क्या करना है, आपको आउटपुट क्लीन रखनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर स्क्रीन लिखना जरूरी है। तो जैसे ही मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, पहले क्लियर करेगा फिर आउटपुट दिखाई देगा, राइट। अब ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, ये प्रिंटफ फंक्शन जर्नली डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे उसे प्रिंट करके दिखाएगा, जो भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया एनीथिंग, रन करूंगा आउटपुट में हमें एनीथिंग दिख रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल, आउटपुट में हमें राहुल दिख रहा है, राइट। तो इन शॉर्ट प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज उसे प्रिंट कर देगा। अगर हम डबल कोट में कुछ नहीं लिखते, वैसे ही हम लिखते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया राहुल, अब रन करूंगा तो हमें वो प्रिंट नहीं करेगा, एरर दे देगा। क्या एरर आया, अब इंग्लिश में लिखा हुआ नीचे अनडिफाइंड सिंबल राहुल। अब मेरे को पहले ये बताओ अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, एनीवन? जो डिफाइन ना किया गया हो, जो अननोन, जो डिफाइन ना किया गया हो। एक बच्चे ने कहा है अननोन, राइट, सिंपल। मतलब अगर अगर अनडिफाइंड को और हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे ना, तो उसका मतलब ये हो गया जो चीज
बनाई नहीं गई, राइट। डिफाइनिंग का मतलब होता है, डिफाइन करना मतलब बनाना, मान लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो राहुल को हम यूज कर रहे हैं, वो कह रहा राहुल डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड सिंबल, राहुल नाम का सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता। किस में नहीं एग्जिस्ट करता? ये एसटीडीओ हेडर फाइल में नहीं है, ये कॉनियो हेडर फाइल में नहीं है, ना ही आपके प्रोग्राम में है, कहीं पे नहीं है, राइट। तो हम बना कैसे सकते हैं? बनाने का तरीका है हम खुद से एक वेरिएबल डिफाइन कर दें। अगर खुद से वेरिएबल डिफाइन किया होगा, उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वो रन कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ क्लियर स्क्रीन के ऊपर यहाँ मैंने लिख दिया इंट स्पेस राहुल, ठीक है जी, और इक्वल टू कर दिया 10। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बना दिया राहुल को, मैंने डिफाइंड कर दिया राहुल नाम का वेरिएबल, जिसमें क्या है 10। अब मैं इसे रन करूंगा तो वो मुझे आउटपुट, ओके, रन करूंगा तो अभी भी मेरे को वो आउटपुट नहीं दे रहा। करली ब्रेसेस सर, अब करली क्या हो गया, ब्रेसेस। अब आउटपुट में एक और एरर आ गया। अब अनडिफाइंड वाला एरर हट गया क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्या आ गया, टाइप मिसमैच इन पैरामीटर्स, मतलब अब कहता है कि ये लाइन पे मिसमैचिंग हो रही है। तो हम जब भी कोई वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें दो पैरामीटर देने होते हैं, मतलब दो चीजें पास करनी होती है। पहला, डबल कोट्स में वेरिएबल की टाइप कौन सी है, इसकी टाइप है मॉडुलस डी। दूसरा, कॉमा डाल के उस वेरिएबल का नाम। अब अगर रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा और प्रिंट हो गया 10, राइट। मीन्स अगर किसी चीज को बिना डबल कोट के हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वेरिएबल होना चाहिए तो ही प्रिंट होगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी, ठीक। तो अभी के लिए यहां से मैं डिलीट कर रहा हूं, इसको यहां से डिलीट किया, यहाँ प्रिंट एफ में गया और यहाँ डबल कोट्स में डाल दिया मैंने राहुल, ठीक। अब रन करूं तो राहुल प्रिंट हो रहा है, राइट, ठीक। क्लियर है? किसी को इस प्रिंट एफ में किसी तरह का कोई डाउट? नो सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, कोई ऐसी चीज sir. है जो हम प्रिंट एफ में नहीं प्रिंट कर सकते आपके अकॉर्डिंग? नंबर 1 2 3 प्रिंट हो रहे हैं, सिंबल प्रिंट हो रहे हैं, एबीसी तो हम पहले लिख चुके हैं, प्रिंट हो रही है। कोई ऐसी चीज जो प्रिंट एफ में हम नहीं प्रिंट कर सकते? ओके, लेट मी टेल यू और लेट मी आस्क यू, अगर अगर कोई पर्सन कहे ना कि डबल कोट प्रिंट करो तो वो हम नहीं कर सकते। डबल कोट क्या होता है? ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसे कहते हैं डबल कोट। अगर आपके माइंड में आ गया है कि मैं डबल कोट को प्रिंट एफ में प्रिंट करना चाहता हूं तो वो नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जैसे ही मैं डबल कोट डालूंगा ना तो वो पीछे वाले डबल कोट को भी समझ लेगा कोई और डबल कोट है, और इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूं तो एरर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि डबल कोट जब स्टार्ट होती है तो डबल कोट को एंड होना जरूरी है। जब यहाँ पे स्टार्ट हुई और बीच में मैंने प्रिंट करने के लिए लिखी, बट कंपाइलर ने समझ लिया ये एंड के लिए लिख रहे हैं, और फिर इसको सोच लिया उसने कि एक और नई डबल कोट स्टार्ट हो गई है, तो कंफ्यूजन हो गई, राइट। तो Yes, अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर, अगर हमें इसके अंदर कोई ऐसी चीज प्रिंट करनी है जिसका सी में कुछ मतलब है, बट हम चाहते हैं वो सी में वो मतलब भूल जाए, तो क्या करो, आप पहले लगाओ स्लैश, फिर लगाओ डबल कोट, ओके लेट मी चेक, दिस स्लैश और दिस स्लैश, राइट, तो वर्क करेगी। अब स्लैशेस दो तरह की होती हैं, एक ये स्लैश डाल दी, एक थोड़ा आगे जाके ये स्लैश डाल दी, इसे कहते हैं बैकवर्ड स्लैश, इसे बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, जो आगे है इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। कैसे याद करना है, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। ये जो पीछे को गिर रही है ना, मतलब ऐसे पीछे को बेंड कर रही है, इसे हम बोल देंगे बैकवर्ड क्योंकि पीछे को गिर रही है। ये जो आगे को गिर रही है इसे हम बोल देंगे फॉरवर्ड क्योंकि ये आगे को गिर रही है। सिंपल, आगे इसका नाम स्लैश तो है ही है, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई डबल कोट प्रिंट करने को बोले तो आपको फॉरवर्ड स्लैश डालनी है और साथ में डाल देना है डबल कोट। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो वो मुझे डबल कोट प्रिंट करके दिखा देगा। ये फॉरवर्ड स्लैश
एक बहुत मेन मोटिव के लिए यूज होती है, राइट। इसके बहुत सारे काम है, हम ध्यान से डे बाय डे इसके काम समझेंगे। अब बस आपको याद रखना है फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट्स में अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। जैसे जैसे काम आएंगे हम देखेंगे। ओके, क्लियर। अब थोड़ा सा वन बाय वन देखते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 5 स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट करने हैं। मेरे को प्रोग्राम मिला कि 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखो, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ राम, ठीक है जी, श्याम, सीता, गीता एंड अंकित। तो मैंने 5 नाम लिख दिए, राम, श्याम, सीता, गीता, अंकित। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को 5 नाम एक ही लाइन में दिखाई दे रहे, राइट। ठीक, अगर मेरे को टास्क मिला है कि 5 नाम लिखने हैं अलग अलग लाइन में, तो मैं क्या करूंगा, न्यू लाइन करेक्टर लगाएंगे सर आप। तो स्लैश एन लगा देंगे। हाँ, स्लैश एन सर। अब जिन्होंने पढ़ी हुई है Slash उनको पता है, बहुत बढ़िया बात है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनमें से कोई स्टूडेंट अगर सोचे तो वो शायद ये सोच सकता है कि सर हम अगर दोबारा प्रिंट एफ लिख दें नीचे और उसमें नाम लिखें तो वो शायद नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। मैंने लिखा यहाँ श्याम, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, और वो स्टूडेंट शायद एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये नाम सेकंड लाइन पे आ जाए, पर दोबारा प्रिंट एफ लिखने से नाम सेकंड लाइन पे नहीं आएगा, राइट। वो उसी लाइन पे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट कर्सर को सपोर्ट कर रहा। तो अगर आपको कोई भी चीज में ब्रेक चाहिए, फॉर एग्जांपल राम, श्याम, सीता, और आई वुड से राम, श्याम, अंकित, अंकित रख देते हैं सिंपल, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया राम, श्याम, अंकित, 3 नाम लिखे मैंने। मैं रन कर रहा हूँ इसको वंस अगेन। तो अब मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राम के बाद जो श्याम है वो नेक्स्ट लाइन पे आए, शाम के बाद जो अंकित है वो भी नेक्स्ट लाइन पे आए, राइट। तो मेरा मेन मोटिव ये है। तो अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, राम लिखा हुआ है, राम के बाद क्या करो, राम के बाद वही फॉरवर्ड स्लैश एन डाल दो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। जब हम फॉरवर्ड स्लैश और एन डाल देंगे तो वो हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। मैं इसको रन करूं, ऑल्ट आर रन, तो क्या हो गया, राम, फिर उसके बाद शाम उसके नीचे आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि राम जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, शाम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू नहीं हो रहा, वो 1 स्पेस ले रहा है। तो वो 1 स्पेस क्यों ले रहा है, बिकॉज स्लैश एन और शाम के बीच में मैंने क्या डाल दिया, एक स्पेस। अगर मैं चाहता हूं दोनों सेम ही जगह से स्टार्ट हो तो शाम को स्लैश एन के साथ जोड़ दो, नो प्रॉब्लम। देखने में अजीब लगेगा बट आउटपुट में ठीक लगेगा, राइट। सिमिलरली अगर अंकित को भी नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो आई वुड राइट स्लैश एन, रन करूंगा तो अगेन राम, श्याम, अंकित। अगर अजीब लग रहा है ऐसे स्लैश एन और उनको इकट्ठा नहीं करना चाहते, स्पेस डाल दो, तो आप राम के पहले भी स्पेस डाल दो, इट विल बी लाइक नाउ इट्स बेटर, राइट, क्लियर। तो ये बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ एडवांस नहीं पढ़ रहे, बहुत बेसिक, क्योंकि अभी हमें फेमिलियर हो रहे हैं, राइट। अब आगे करते हैं एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, शायद जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको भी ना पता हो। तो इसके बारे में क्या है, अब मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया मैंने यहाँ लिखा लोडिंग, इसको रन किया। अब लोडिंग दिखाई दे रहा है मेरे को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इस लोडिंग को सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, सेंटर में, तो क्या करूंगा मैं करूंगा यहाँ से आगे कुछ बच्चे करेंगे यहाँ से स्पेस डालना, स्लैश टैब, स्लैश टैब। ओके वेरी गुड। किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा स्लैश 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 टी से, स्लैश टी, ओके, एक स्टूडेंट ने कहा स्लैश टी। मैं इसको फिलहाल वैसे स्पेसिस से आगे लेके जा रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो हम देखेंगे लोडिंग जितनी मैंने स्पेसिस डाली उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आगे आगे, और स्पेसिस डालूंगा और आगे आ जाएगा, राइट। तो सेंटर में आ चुका है अब मेरे, राइट, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और टी लिखेंगे और रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टैब की स्पेस जितना आगे आ जाए, टैब की स्पेस जितना आगे आ, राइट। दोबारा स्लैश टी डाल देंगे वो और टैब की स्पेस जितना आगे आ जाएगा, एक और स्लैश टी डालेंगे और उतना और आगे आ जाएगा, सो ऑन,
तो वो उतना आगे जाके हम उसको सेंटर में या जहां भी हम उसको लेके जाना चाहते हैं हम लेके जा सकते हैं, राइट। ठीक, तो ये एक बेसिक सिनेरियो है, क्लियर है। तो Sir, go to XY. या वेरी गुड वेरी गुड, हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक। बट अभी के लिए हम वो चीजें अभी नहीं यूज करने वाले, अभी हम सिंपल यही देख रहे हैं कैसे हमें आगे जाना है, ठीक। तो हमने एक बेसिक सिनेरियो समझ लिया, हमने लोडिंग या व्हाटएवर वी वांट टू प्रिंट वी वांट टू राइट हमने वो लिख दिया। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे दो नंबर्स को प्लस करना है, ठीक। तो दो नंबर्स को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर ए बनाना पड़ेगा, कॉमा बी, दो वेरिएबल बना लिए, तीन बना लिए, चलो एक ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया, राइट। इंट का मतलब हो गया ये डाटा टाइप है, अब ये इंटीजर टाइप के हैं ए बी और सी, और यहाँ पर अब नीचे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ए को मैंने दे दी 10, बी को मैंने दे दी 20 और सी को मैंने वैल्यू नहीं दी, सी इक्वल टू क्या कर दिया, ए प्लस बी, ठीक। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, कैलकुलेशन कर ली, अब मुझे आउटपुट करनी है। आउटपुट के लिए कैसे था, जो डाटा टाइप है मॉडुलस डी, कॉमा डाल के वेरिएबल का नेम जिसको प्रिंट कराना है, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया सी। अब इसको रन करूं तो हमें आउटपुट में दिखाई दे रहा है 10 + 20 30, पर ये आउटपुट देके कुछ समझ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं, लिखा है सम इज 30, तो क्या करना होगा, ये मॉडुलस डी के बाद या पहले हम लिखेंगे सम इज 30। जहां पर आप आंसर जाते हो ना, वहां पे आपने मॉडुलस डी लिखते हैं डबल कोट्स में, जहां पे आप आंसर जाते हो। तो मैंने लिखा सम इज मॉडुलस डी, तो उसने प्रिंट कर दिया सम इज 30। अगर आप चाहते हो कि सर वो भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20, फिर 30 लिखा है, तो वो अलग अलग प्रिंट एफ बना देते हैं। प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज, यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस डी, कॉमा एनीबडी फ्रॉम यू गाइस, यहाँ पे कौन से वेरिएबल का नाम लिखेंगे, A. ए। यहाँ पे सी क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज हम अभी फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं। फिर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ सेकेंड नंबर इज, ओके, सेकेंड नंबर इज मॉडुलस डी, कॉमा बी। दूसरा नंबर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। तो इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमें दिखाई देगा फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड नंबर इज दिस, सम इज दिस, बट ये आउटपुट अच्छी नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहीं पे भी स्लैश एन का यूज नहीं किया, ये आउटपुट दिखेगी एक ही लाइन में। चलो रन करते हैं। मैंने रन किया, उसने दिखाया फर्स्ट नंबर इज 10, उसके साथ जुड़ा हुआ आ गया सेकंड नंबर इज 20, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ आ गया सम इज 30। तो हमें ऐसे जुड़े जुड़े आंसर नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ स्पेस देके स्लैश एन, यहाँ स्पेस देके स्लैश एन, अगेन यहाँ स्पेस देके स्लैश एन। यहाँ तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके बाद में कुछ नहीं प्रिंट कर रहा। तो रन कर रहा हूं, नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर इज 20, सम इज 30, राइट। अब थोड़ी एक डिफिकल्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। प्लस प्लस तो बहुत बार हम कर रहे हैं, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। अब डिफिकल्ट एग्जांपल की बात करें तो अब हम जनरली फाइंड करने की कोशिश करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज फाइंड करनी है तो एक ही जगह मैंने यहाँ लिख दिया लाइक मार्क्स अंडरस्कोर ऑब्टेन्ड। अब इतना बड़ा नाम लिख दिया मैंने। बी की जगह मैंने लिख दिया यहाँ टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, राइट। ठीक, अब अगर मैं नीचे चेंजेस कर रहा हूं तो ऊपर मेरे को वेरिएबल भी उसी नाम के बनाने पड़ेंगे। तो पहला वेरिएबल बन गया मार्क्स अंडरस्कोर ऑब्टेन्ड, दूसरा वेरिएबल बन गया टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक, राइट। तो तीसरा वेरिएबल बना देते हैं परसेंटेज। अब एक चीज का ध्यान रखना है, परसेंटेज कई जाने क्या करते हैं, कहते हैं इजी बनाने के लिए यहाँ सिंबल डाल देते हैं, ये ऐसे सिंबल हम नहीं डाल सकते, ठीक। तो यहाँ मैंने p से परसेंटेज को डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ p इक्वल टू मार्क्स अंडरस्कोर
obtained divide by total underscore marks multiply by 100 और हमारा p फाइंड आउट हो गया। ठीक, और यहां फर्स्ट नंबर की जगह लिख देंगे marks obtained total marks, और यहां पर अब हम साइन डाल सकते हैं। यहां पर किसी तरह का भी साइन डाल सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ ABC की जगह टोटली P आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, यहाँ आ जाएगा मार्क्स अंडरस्कोर ऑब्टेन। ठीक ठीक है जी, कितने मार्क्स आए? मार्क्स ऑब्टेन, लेट अस सपोज मार्क्स आ गए मेरे 60। कितने में से आए? 100 में से। तो ये 60% ही बनता है। चेक करते हैं हम रन करके, आउटपुट सही आती है या नहीं। रन किया तो उसने मेरे को बताया 60, 100 और उसके बाद उसने मॉडुलस डी ही प्रिंट कर दिया। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाला और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो अगेन क्रिएटिंग प्रेशर, अगेन वो मॉडुलस जो है वो आगे वाले मॉडुलस डी को काम नहीं करने दे रही। तो मीन्स हम जो परसेंटेज का जो सिंबल है उसको बिना किसी मोटिव के यूज नहीं कर सकते। अगर हमें परसेंटेज का जिक्र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज को लिखना ही पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं अब, राइट। कभी कभार हमारे माइंड में आता है शॉर्टकट। अब हम रन कर रहे हैं तो अभी भी मेरे को वो आंसर में दिखा रहा है 0। क्यों? ऐसा क्यों? आंसर आना चाहिए था 60%, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि हम काम कर रहे हैं इंटीजर पे। अब ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं। अब क्या हुआ एक्चुअली, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेता। 1 2 3 सो ऑन इंटीजर है, 1.1 नहीं लेगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं? 60 डिवाइड बाय 100 हमें आंसर मिलता है 0.60। तो 0.60 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 60 बन जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? जब हम मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 0.60। अब इंटीजर है तो वो 60 को डिस्क्लोज कर देता है और हमारे पास क्या रह जाता है? 0। तो 0 को जब वो 100 से मल्टीप्लाई कर देता है तो वो हमें आंसर देता था 0। सिंपल। बट अब इसी केस को मैं यहाँ 60 की जगह 100 कर दूं तो 0 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 100 डिवाइड बाय 100 पॉइंट्स में नहीं बन के 1 बन रहा है और 1 को 100 से करेगा तो 100 आंसर दे देगा। सी राइट। तो उस केस में क्या करना है? जब पॉइंट्स पे काम करना है तब हम डाटा टाइप को बदल देते हैं। फ्लोट लगा दें। यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं FLOAT। इसे हम बोलते हैं फ्लोट डाटा टाइप। ठीक जी, फ्लोट होगी, राइट। अब फ्लोट के लिए मॉडुलस डी की जगह यूज में आता है मॉडुलस एफ एंड एफ। ठीक, राइट। अब फ्लोट का एक और रूल है, जब फ्लोट को यूज करते हैं ना, कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं उसके साथ एफ डालना जरूरी है। ठीक, तो 60 के साथ एफ डाल दिया, 100 के साथ एफ डाल दिया। लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। अब मैं रन कर रहा हूँ, ऑल्ट आर रन, तो मुझे एरर दे रहा है, वो यहाँ पे एफ को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसको बाद में देखते हैं अभी, राइट। इसको अब मैं रन करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे अब मुझे आंसर दिखा दिया इसने 60 पॉइंट इतने सारे 0, 100 पॉइंट इतने सारे 0 और आंसर दिखा दिया 60%। यहाँ पे एफ को इसलिए नहीं सपोर्ट किया क्योंकि ये टर्बो दूसरा वाला है। कई वर्जन में एफ लिखना कंपलसरी है। ठीक, यहाँ पे कंपलसरी नहीं। ओके, ठीक। तो यहाँ पे अब मैंने रन किया तो मेरे को 60 दिखा दिया। बट यहाँ पे अब आपने चीज नोट की होगी, इतने सारे 0 कौन लेके आता साथ में, राइट। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया मेरे नंबर आए हैं 387, कितने में से? 500 में से। तो कितनी परसेंट आई मेरी? तो उसने बता दिया 77.4%, राइट। इतने सारे 0 हमें नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या मॉडुलस के बाद एक पॉइंट लगाओ, डॉट लगाओ और बता दो कितने 0 चाहिए।
मेरे को 1 0 चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू चाहिए, मैंने 1 लिख दिया, पॉइंट 1, अब रन किया, थिंग इज लुकिंग बेटर, राइट। तो कभी भी कैलकुलेटिव काम कर रहे हो, पॉइंट्स में आने वाला काम कर रहे हो, इंटीजर को भूल जाओ, बिकॉज अगर इंटीजर यूज करोगे तो समझ नहीं आएगा कहाँ पे क्या गलती होगी। तो फिर क्या हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फ्लोट। अब हम किसी भी तरह का नंबर डालेंगे तो वो हमें परसेंटेज निकाल के दे देगा, चाहे वो डिफिकल्ट कैलकुलेशन है चाहे वो इजी कैलकुलेशन है। लेट अस सपोज 3873 कर दिया, कितने में से, 5000 में से, तो उसने मुझे उसका भी आंसर दे दिया। क्लियर? किसी को कोई डाउट? यस No, sir. स्टूडेंट्स? No, sir.